हेलो दोस्तों। जब भी हम इंग्लिश हिस्ट्री के गोल्डन एज यानी सुनहरे युग की बात करते हैं तो सबसे पहले एलिजाबेथन एरा का नाम आता है ना। लेकिन एक कहावत है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तो आज हम इसी चमक के पीछे झांकेंगे। हम देखेंगे कि इस मशहूर गोल्डन एज के अंधेरे कोने कौन से थे और कैसे इसी अंधेरे ने अपने बाद आने वाले जैकोबियन युग को जन्म दिया, एक ऐसा दौर जो शक, साजिश और क्रूरता से भरा हुआ था। ये देखिए, साल था 1588। स्पेनिश आर्माडा इंग्लैंड पर हमला करने को बिल्कुल तैयार खड़ा था। और तब क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अपनी सेना के सामने ये लफ्ज़ कहे थे। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक स्टेटमेंट। इस एक लाइन में उनके पूरे शासन का सार छिपा है कि हाँ, मैं एक औरत हूं, पर मेरे अंदर दिल और जिगरा एक राजा का है। और इसी इमेज ने, इसी छवि ने ग्लोरियाना के लेजेंड को बनाया। तस्वीर तो ये बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? क्या एलिजाबेथन युग वाकई में हीरोज का, नायकों का एक सुनहरा दौर था, या फिर इस चमक के पीछे कोई गहरा काला सच भी छुपा हुआ था? चलिए इस लेजेंड की एक एक परत को हटाकर देखते हैं कि असलियत क्या थी। लेकिन असलियत तक पहुंचने से पहले उस आम कहानी को समझना जरूरी है जिसे हम सब जानते हैं, गोल्डन एज का मिथ। आखिर इस युग को इतना महान माना ही क्यों जाता है? देखिए, इसकी वजह भी थी। इस दौर की उपलब्धियां कमाल की थीं। 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार ने इंग्लैंड में एक नए कॉन्फिडेंस, एक नए आत्मविश्वास की लहर दौड़ा दी। साथ ही ये दौर था शेक्सपियर और मार्लो जैसे लेखकों का, जिन्होंने थिएटर की दुनिया ही बदल दी। इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ रही थी और सर फ्रांसिस ड्रेक जैसे लोग पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो अमीर लोग थे वो अपनी दौलत दिखाने के लिए बड़े बड़े आलीशान घर बनवा रहे थे। मतलब हर तरफ तरक्की ही तरक्की दिख रही थी। आप यहां इस चार्ट में साफ देख सकते हैं देश के आत्मविश्वास में कितना बड़ा, कितना जबरदस्त उछाल आया है, खास करके स्पेनिश आर्मादा पर उस जीत के बाद। यह सिर्फ एक मिलिट्री जीत नहीं थी, ये एक कल्चरल जीत थी। एक एहसास था कि हम अब किसी से कम नहीं, और इसी जीत ने क्वीन एलिजाबेथ को ग्लोरियाना बना दिया, एक महिमा से भरी अजीम रानी। तो ये थी वो सुनहरी तस्वीर। लेकिन अब वक्त है इस चमकदार पर्दे के पीछे झांकने का, जहां की असलियत कहीं ज्यादा ब्रूटल, कहीं ज्यादा अस्थिर थी। देखिए, एलिजाबेथ के लिए सबसे बड़ी चुनौती बाहर से नहीं बल्कि अंदर से थी, अपने सिंहासन को बचाना। क्योंकि पूरा देश उस वक्त धर्म के नाम पर टूटा हुआ था, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स के बीच। हर घड़ी, हर पल एक नए विद्रोह का, एक नई साजिश का खतरा मंडराता रहता था। तो खतरे से निपटने के लिए आते हैं सर फ्रांसिस वॉलसिंगम, एलिजाबेथ के स्पाई मास्टर। सोच के देखिए, उन्होंने एक ऐसी सीक्रेट सर्विस बनाई, एक ऐसा जाल बिछाया जो बेहद क्रूर था, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, देश में कैथोलिक असर को जड़ से उखाड़ फेंकना। इसके लिए क्या कुछ नहीं किया गया। पूरे देश में जासूस फैल गए, नए सख्त कानून बनाए गए, इतने सख्त कि अगर आप किसी कैथोलिक प्रीस्ट को सिर्फ अपने घर में पनाह देते तो आपको देशद्रोही मान लिया जाता। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर टॉर्चर एक आम बात बन गई, और इस पूरे शतरंज के खेल में सबसे बड़ा टारगेट वो थी एलिजाबेथ की ही कजिन मैरी, क्वीन ऑफ स्कॉट्स। और इस दौर का एक और काला सच है, यही वो दौर था जब इंग्लैंड ने ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड में कदम रखा, और इसकी शुरुआत की जॉन हॉकिंस ने, पहले ऐसे अंग्रेज जिन्होंने इंसानों की, गुलामों की खरीदो फरोख्त शुरू की। ये टाइमलाइन अपने आप में एक पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1562 में जब हॉकिंस ने 300 से ज्यादा अफ्रीकन्स को गुलाम बनाकर बेचा, तो क्वीन एलिजाबेथ ने इस काम को घिनौना कहा, डिटेस्टेबल। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1564 में जब उन्होंने इस व्यापार से होने वाला जबरदस्त मुनाफा देखा, तो वो खुद इसमें एक बड़ी इन्वेस्टर बन गई। उन्होंने जहाज दिए, सामान दिया, और आगे चलकर यही जॉन हॉकिंस आर्माडा के खिलाफ एक हीरो की तरह लड़ा, और उसे सर की उपाधि भी मिली। यहां नैतिकता पर मुनाफा भारी पड़ गया। तो ये था एलिजाबेथ के दौर का अंधेरा, और ये अंधेरा उनके साथ खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनके शासन के आखिरी सालों का जो डाउट था, जो मॉरल कंफ्यूजन था, वही आगे चलकर किंग जेम्स I के दौर की, यानी जैकोबियन युग की पहचान बन गया। ये बदलाव कितना बड़ा था ये आप यहां देख सकते हैं। एक तरफ एलिजाबेथन युग की आदर्श तस्वीर है, जिसमें आशा है, एकता है, आइडियलिज्म है, और दूसरी तरफ जैकोबियन युग की सच्चाई, जिसमें निराशा है, भ्रष्टाचार है, अराजकता है, और हर तरफ मॉरल कंफ्यूजन है। इंग्लैंड का पूरा माहौल ही बदल गया था। और ये बदला हुआ माहौल सबसे साफ दिखा उस दौर के थिएटर में। जैकोबियन थिएटर इसी नए अंधेरे वर्ल्ड व्यू का आईना बन गया।
स्टेज पर अब हीरो नहीं, बल्कि इंसान की कमजोरियां, उसका भ्रष्टाचार और उसकी क्रूरता दिखाई जाने लगी। इसी अंधेरे माहौल से एक नया जॉनर पैदा हुआ, रिवेंज ट्रेजेडी यानी बदले का नाटक। इसकी कहानियां आमतौर पर एक गुप्त खून से शुरू होती हैं, फिर शुरू होता है बदले का एक सिलसिला, एक ऐसा सिलसिला जो पागलपन, धोखे और साजिशों से होकर गुजरता है और जिसका अंत हमेशा एक भयानक खून खराबे में होता है, जिसमें लगभग सारे मेन कैरेक्टर्स मार दिए जाते हैं। जैकोबियन नाटकों में कुछ खास थीम्स बार बार नजर आते हैं। पहला, करप्शन यानी भ्रष्टाचार, दरबार से लेकर धर्मगुरुओं तक सब बिकाऊ हैं। दूसरा, द मकाब्र, मौत से एक अजीब सा लगाव, खोपड़ियां, कब्रें, भूत प्रेत, ये सब स्टेज पर आम थे। तीसरा, साइकोलॉजिकल डेप्थ, किरदार सिर्फ बदला नहीं ले रहे, वो अंदर से टूट रहे हैं, अपराध बोध और पागलपन से जूझ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट थीम, मॉरल एम्बिग्विटी, यहां कोई सफेद या काला नहीं है, सब ग्रे है। हीरो भी गलत हो सकता है और कभी कभी विलन से हमदर्दी हो जाती है। सही और गलत के बीच की लकीर बिल्कुल मिट चुकी थी। और इस सबका सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है जॉन वेबस्टर का प्ले द डचेस ऑफ माल्फाय। ये नाटक जैकोबिन दौर की पूरी रूह को अपने अंदर समेटे हुए है। ये नाटक एक ऐसे विनाश के साइकिल को दिखाता है जिससे कोई नहीं बच सकता। शुरुआत होती है डिफायंस से, जब डचेस प्यार के लिए अपने भाइयों के खिलाफ चली जाती है। इसका अंजाम होता है रिवेंज। उस पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए जाते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाए। फिर आता है गिल्ट। उनका एजेंट बोसोला पछताले की आग में जलने लगता है और ये पछतावा जन्म देता है वेंजेंस को, जब बोसोला डचेस का बदला लेने निकलता है। लेकिन इसका अंत क्या होता है? कैटास्ट्रोफी, एक भयानक खून खराबा जिसमें कोई नहीं बचता। मतलब साफ है, बदले से इंसाफ नहीं मिलता, सिर्फ बर्बादी मिलती है। इस प्ले का कैरेक्टर बोसोला वो इस पूरे युग का आईना है। एक आदमी जो अंदर से टूटा हुआ है। एक तरफ वो इनाम के लालच में एक जासूस बनता है और डचेस की बर्बादी का जरिया बनता है, लेकिन दूसरी तरफ वही आदमी पछतावे से इतना भर जाता है कि उसके बदले के लिए अपनी जान दे देता है। उसके अंदर की ये लड़ाई, उसकी आत्मा की ये लड़ाई ही जैकोबियन दौर की सबसे बड़ी दुविधा थी। और इस पूरी क्रूरता और अंधेरे के बीच जब डचेस से सब कुछ छीन लिया जाता है, तब मौत से ठीक पहले वो कहती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल। इसका मतलब है कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया, पर मेरी आत्मा, मेरी पहचान, मेरी नैतिकता, वो तुम नहीं छीन सकते। वो इस भ्रष्ट दुनिया में हार कर भी जीत जाती है। तो इन सब से हम क्या सीखते हैं? यही कि इतिहास कभी भी हीरोज और विलेंस की एक सीधी साधी कहानी नहीं होता। एलिजाबेथियन गोल्डन एज की जो चमकदार इमारत थी, उसकी नींव राजनैतिक क्रूरता और नैतिक समझौतों पर रखी गई थी। और इसी अंधेरी नींव से जैकोबियन युग की उस कला ने जन्म लिया जो हर चीज पर सवाल उठाती थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हमें एक ऐसे युग को कैसे याद रखना चाहिए जो एक ही वक्त में इतना ब्रिलियंट, इतना शानदार भी था और उतना ही ब्रूटल, उतना ही क्रूर भी। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और कल्चरल उपलब्धियों को नैतिक गलतियों के खिलाफ कैसे तौलते हैं।